हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो लास्ट 5 to 10 इयर्स में जो इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर जो ग्रोथ हुआ है दैट ग्रोथ इज ट्रिमेंडस। और आज के टाइम में इंडिया वन ऑफ द मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के राह पे भी चल रहा है। एंड ऑल्सो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बहुत बड़े डिसीजंस भी लिए थे, जिसके चलते बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स जिन्हें हम पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे उन इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। और अभी ये जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ विजिबिलिटी है वो मेनली लोगों को दिखता है फाइटर जेट्स के रूप में, मिसाइल्स के रूप में, वॉरशिप्स के रूप में या रेडार्स के रूप में, जो हमें बेसिकली न्यूज मीडिया से पता चलता है और जनरल पब्लिक के लिए यही डिफेंस में ग्रोथ है। बट हैविंग सेड दैट, ये जो सारे डिफेंस के वेपन्स है और ये जो सारे डिफेंस के प्लेटफॉर्म्स है, इनके पीछे एक बहुत ही क्रिटिकल लेयर है या टेक्नोलॉजी है जो जनरल पब्लिक को नहीं दिखता है, और वो लेयर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर का, जो बेसिकली इन वेपन्स को कंट्रोल करता है, गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है और इन्हें फंक्शन करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए एनेबल करता है। और ये जो डिफेंस स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का जो लेयर है ये बस डिफेंस सेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काम आता है। और इसी रीजन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर का इनविजिबल लेयर है ये बहुत बड़े ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो में हम इसी सेक्टर के बारे में बात करेंगे और इस सेक्टर में आने वाले अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे, और इन सारी चीजों को हम एक पर्टिकुलर कंपनी के केस स्टडी के जरिए समझेंगे जो इस पर्टिकुलर इनविजिबल लेयर में ऑपरेट करता है। और साथ ही साथ हम इस कंपनी के बिजनेस भी देखेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे, और कंपनी कहां पर एक्सपैंड कर रहा है, कंपनी में एडवांटेजेस क्या है, कंपनी में रिस्क क्या है, एंड फाइनली एंड में हम इस कंपनी का टेक्निकल्स भी देखेंगे जिसके जरिए हम इसका ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये जो इन्वेस्टिंग के सारे बेसिक्स है इसको अगर आप वन बाय वन डिटेल में समझना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आप ये सारी चीजें हमारे फ्री बूट कैंप में सीख सकते हैं, जहां पर हम मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग के प्रोसेस सीखने वाले हैं, सुपर ट्रेंड्स के जरिए हाई पोटेंशियल इन्वेस्टिंग कैसे करना है वो सीखने वाले हैं, शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के कुछ पावरफुल ट्रेड सेटअप्स डिस्कस करने वाले हैं, एआई को कैसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ सेक्टर रोटेशंस में कैसे अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है और ट्रेंड्स को कैसे स्पॉट करना है वो भी हम सीखने वाले हैं। लेकिन हम इस फ्री बूट कैंप में लिमिटेड एंट्रीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाइए, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा और वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो बैक टू द टॉपिक, अगर हम सबसे पहले डिफेंस सप्लायर्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर ब्रॉडर लेवल पे दो मेजर बिजनेस मॉडल्स है। पहला मॉडल है टेंडर ड्रिवन मॉडल और दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन मॉडल। तो सबसे पहले ये टेंडर ड्रिवन मॉडल क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस मॉडल में कोई सप्लायर जो होता है वो टेंडर मिलने तक वेट करता है और टेंडर मिलने के बाद काम शुरू करता है, और जो कन्वेंशनल डिफेंस सप्लायर्स है वो इसी मॉडल पे काम करते हैं। और उसके बाद दूसरा मॉडल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन मॉडल, जहां पर कंपनी क्या करती है, अपने रिसर्च के बेसिस पे फ्यूचर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पहले से ही एंटिसिपेट कर लेती है और उस फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए पहले से ही एक इंजीनियस सोल्यूशन को एडवांस में ही डेवलप कर लेती है। और इसको समझाने का एक बहुत ही लेमन या बेसिक सा एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग और यूसेज बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसके बेसिस पे ये जो कंपनीज है ये पहले से एंटिसिपेट कर लेती है कि आने वाले 1-2 साल में एंटी ड्रोन सिस्टम्स का जो रिक्वायरमेंट है वो स्काई रॉकेट कर सकता है, और इसके लिए वो टेंडर मिलने से पहले ही, ऑर्डर मिलने से पहले ही इस एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करके रेडी रखते हैं, और 2 साल बाद जब रिक्वायरमेंट आएगा तब इनके पास अगर रेडी सिस्टम्स है जिसको डिप्लॉय किया जा सकता है तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑर्डर्स इन्हें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन मॉडल है यहां पर भी एग्जैक्टली यही होता है, क्योंकि जब इवेंचुअली जब बड़े डिफेंस प्रोग्राम्स को अनाउंस किया जाता है तो कंपनी ऑलरेडी टेक्नोलॉजी को ओन करता है विच इज रेडी टू डिप्लॉय, जिसकी वजह से इन्हें हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मिले उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ऑल्सो ऐसे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन मॉडल पे जो कंपनीज काम करती है उनके पास एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो अपने टेक्नोलॉजी और डिजाइन के ऊपर भी कंट्रोल रिटेन करते हैं, वो फॉरेन लाइसेंसिंग फीस को भी अवॉइड करते हैं, और इंपोर्ट्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी उनका कम हो जाता है। और ये बात अगर आपके सर के ऊपर से निकल रहा है तो लेट मी सिंप्लीफाई इट। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एक बड़ा डिफेंस प्रोग्राम अनाउंस करता है और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद अगर कोई कंपनी या कोई डिफेंस सप्लायर काम शुरू करने के लिए प्लान करता है तो उसके बाद देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट कि वो कोई फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करे, उनसे वो टेक्नोलॉजी बोरो करता है, इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करता है और इंडिया में असेंबल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो सप्लाई करता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, वो जो फॉरेन कंपनी है उसको इन्हें लाइसेंसिंग फीस भी देना होता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिजाइन के ऊपर इनका कंट्रोल भी नहीं होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो फॉरेन कंपनीज है दे विल मेक श्योर दैट कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसको ये इंपोर्ट करें। और इसी रीजन की वजह से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन मॉडल है वो सुपीरियर मॉडल है। और अगर आप बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर्स को देखेंगे, चाहे यूएसए हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, कोई और कंट्री हो सकता है, वो सारे
मेनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन मॉडल पे ही काम करते हैं। और इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि अभी इंडियन कंपनीज भी ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन मॉडल है इसके ऊपर काम करना अभी शुरू कर रही है। और अभी हम इस इंडस्ट्री को समझने के लिए जिस कंपनी का केस स्टडी करने वाले हैं वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन मॉडल पे ही काम करता है। तो ये जो कंपनी जो इस इनविजिबल लेयर में ऑपरेट करता है वो इंडिया के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट प्लेयर्स बन रहा है। तो ये कंपनी डिफेंस इकोसिस्टम में करता क्या है? तो ये कंपनी टैंक्स, एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, बल्कि ये कंपनी उन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डिजाइन करता है और प्रोड्यूस करता है जो इन वेपन्स और डिफेंस प्लेटफॉर्म का ब्रेन है। सो टू बी प्रिसाइज, ये कंपनी रेडार इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर करता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, एवियोनिक कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और मिशन क्रिटिकल प्रोसेसर्स को ये मैन्युफैक्चर करता है। यानी बेसिकली ये वो कंपोनेंट्स है जिनके बिना मॉडर्न डिफेंस के इक्विपमेंट्स या वेपन्स या प्लेटफॉर्म्स काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन कंपोनेंट्स के बिना डिफेंस के जो प्लेटफॉर्म्स है या वेपन्स है वो देख नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, नेविगेट नहीं कर सकते और अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते। यानी सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे मान लीजिए, जो मिसाइल्स है, जो एयरक्राफ्ट वगैरह है, वो एक तरीके से एक हाईली ट्रेंड इलीट सोल्जर के बराबर है, और ये जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो उन इलीट सोल्जर्स के आंख और कान है। कोई सोल्जर चाहे जितना ट्रेंड क्यों ना हो, कितना भी इलीट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो देख नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है तो बैटलफील्ड में ना वो अपने आप को यूजफुल साबित कर सकता है, ना ही अपने आप को डिफेंड कर सकता है। तो अभी ये जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी जो इस कोर लेयर के ऊपर काम करता है, उस कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। और ये कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करता है, प्रोडक्ट्स क्या बनाता है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसको हमने थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर ही लिया है। तो अभी इसके बाद हम इस कंपनी के कुछ और एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो इस कंपनी के मोट को या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को रिवील करेगा। तो सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एवियोनिक्स की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर निश में या सेगमेंट में कंपनी ने डीप कैपेबिलिटीज और एक्सपर्टीज बिल्ड करके रखा है। तो अभी अगर कोई सोच रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स क्या है, तो ये वही सिस्टम्स है जो एयरक्राफ्ट्स को, जो एनिमी रेडार्स होते हैं, दुश्मन का रेडार होता है, उसको आइडेंटिफाई करने में या डिटेक्ट करने में और उसको जैम करने में मदद करता है, ताकि दुश्मन के जो रेडार है वो हमारे एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट ना कर पाए या लोकेट ना कर पाए, जिसकी वजह से जब लड़ाई में एयरक्राफ्ट्स के ऊपर अटैक किया जाता है, उन अटैक्स को सर्वाइव करने का चांसेस ऐसे जो सिस्टम्स है वो बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा कंपनी जो है वो जैमर पॉड्स को भी सप्लाई करता है और फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए ईडब्ल्यू सूट्स भी प्रोवाइड करता है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो क्रिटिकल डिफेंस प्रोग्राम के डीपर लेवल पे एम्बेडेड है। और उसके बाद अगर हम एवियोनिक्स की बात करें और उससे पहले ये एवियोनिक्स होते क्या है उसको समझने की कोशिश करें, तो एवियोनिक्स जो है वो एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है। यानी बेसिकली एवियोनिक्स में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाए जाते हैं जो एयरक्राफ्ट्स, स्पेसक्राफ्ट्स और सैटेलाइट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। और एवियोनिक्स में डेटा पैटर्न्स, ग्लास कॉकपिट डिस्प्लेस को मैन्युफैक्चर करता है या डेवलप करता है। और उसके अलावा ये कंपनी फ्लाइट कंप्यूटर्स भी बनाता है फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स एंड ऑल्सो फॉर ट्रेनिंग जेट्स। तो बेसिकली ये जो सारे सिस्टम्स हमने देखे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सेफ्टी क्रिटिकल है और डिफिकल्ट टू रिप्लेस है। और यही फैक्टर्स कंपनी का जो लॉन्ग टर्म रेलेवेंस है उसको मजबूत बनाता है। एंड ऑल्सो अगर आप डिफेंस सेक्टर में कोई स्पेसिफिक मोड की बात करें या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की बात करें तो उसे भी हम डेटा पैटर्न्स के एग्जांपल से समझ सकते हैं। सो प्रेजेंटली अगर आप इंडिया में लार्ज डिफेंस सिस्टम्स को देखेंगे तो उनको मेनली बिल्ड करते हैं पब्लिक सेक्टर के कंपनीज या पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स, जैसे कि HAL है, BEL है या BDL है। लेकिन ये जो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स है वो हेवीली रिलाय करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। और ये जो स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है इन्हें सप्लाई करता है डेटा पैटर्न्स जैसे कंपनीज, जो मेनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन मॉडल पे काम करते हैं। और बहुत सारे केसेस में ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इतने फंडामेंटल होते हैं कि अगर इन्हें निकाल दिया जाए तो जो पूरा डिफेंस का प्लेटफॉर्म है वो काम ही नहीं करेगा। और अभी डेटा पैटर्न्स जैसे कंपनीज के प्रोडक्ट्स का ये जो डीप इंटीग्रेशन है अक्रॉस मल्टीपल डिफेंस प्रोग्राम, वही क्रिएट करता है एक स्ट्रॉन्ग मोट या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, जिसकी वजह से डेटा पैटर्न्स जैसे कंपनीज डिफेंस सप्लाई चेन में एक बहुत ही क्रिटिकल लिंक बन जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये तमाम एडवांटेजेस और मोड्स होने के बावजूद भी इस पर्टिकुलर क्रिटिकल निश में काम करने वाले कंपनीज के ऊपर कुछ रिस्क भी होते हैं और इन रिस्क फैक्टर्स के बारे में अवेयर होना और इन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जस्ट बिकॉज हम किसी कंपनी का केस स्टडी कर रहे हैं या उसको एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एकमात्र रीजन एजुकेशन और लर्निंग है और एक किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।
तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, अगर आप डेटा पैटर्न्स में कुछ रिस्क देखेंगे तो इसमें सबसे पहला रिस्क है रेवेन्यू कंसंट्रेशन का, क्योंकि कंपनी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है वो डिफेंस पीएसयूज और गवर्नमेंट एजेंसी से आता है। और अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट का डिफेंस स्पेंडिंग कम होता है या कुछ नए डिफेंस के पॉलिसीज आते हैं और उसकी वजह से अगर डिफेंस पीएसयू से और गवर्नमेंट एजेंसी से ऑर्डर कम होते तो ये डेटा पैटर्न जैसे कंपनीज के रेवेन्यूज को इंपैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा रिस्क कंपनी में ये आता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट्स डेवलप करता है उनका डेवलपमेंट साइकिल लंबा होता है, क्योंकि आज के टाइम में कंपनी जो है वो लार्जर इंटीग्रेटेड सिस्टम्स को डिलीवर करने की तरफ मूव कर रहा है और जितना बड़ा सिस्टम से बनाने की कोशिश करेंगे उसका एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा और जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा उतना ही प्रोडक्ट का डेवलपमेंट साइकिल लंबा होता जाएगा और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट साइकिल जितना लंबा होता है कैश फ्लोज भी उतने ही डिले हो जाते हैं। यानी आज अगर कंपनी अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए पैसा लगाता है तो वो पैसा प्लस प्रॉफिट में भी हो सकता है 2 साल बाद या 3 साल बाद वापस आए। तो ये भी एक फैक्टर है जो किसी कंपनी में शॉर्ट टर्म कैपिटल या शॉर्ट टर्म कैश क्रंच का रिस्क क्रिएट करता है। और तीसरा रिस्क ये है कि कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाता है उसमें ये सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल करता है और ऐसे बहुत सारे सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स को ये कंपनी बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है। और आज का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको अगर आप कंसिडर करेंगे तो कंपनी का जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्शन के लिए एक्सपोज्ड रहेगा फॉर अनफोर्सीन रीजन, जो मे भी हो सकता है ट्रम्प की वजह से आए या कोई और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से आए। एंड ऑफ कोर्स अभी इंडिया में भी सेमीकंडक्टर्स की कैपेबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो रहा है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। मे भी हो सकता है 5 साल भी लगे या 10 साल भी लगे और तब तक दिस रिस्क रिमेन्स रियल। और उसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट लेवल पे भी देखेंगे तो वहां पर भी एक रिस्क फैक्टर ये है कि कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो रेडार्स है, जहां पर रेडार सिस्टम्स कंपनी के रेवेन्यू प्रोफाइल का बैकबोन बनाता है। और अगर आप रेवेन्यू नंबर्स देखेंगे तो फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में अबाउट 72.2% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो रेडार सिस्टम से ही आया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एक तरफ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ भी कॉन्सेंट्रेटेड नजर आ रहा है। और इसके बाद अगर आप कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो प्रेजेंटली कंपनी के पास अबाउट 673 करोड़ वर्थ ऑफ ऑर्डर बुक है, जो बेसिकली मोर देन 1 ईयर का रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा कंपनी सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में अबाउट 1000 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी ये भी बोलता है कि ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स उनके ऑर्डर पाइपलाइन में अबाउट 2000 to 3000 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ ऑर्डर्स है। एंड यूजुअली अगर आप देखेंगे तो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो ऑर्डर बुक होता है उसका जो विजिबिलिटी होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि इनके जो डेवलपमेंट साइकिल्स होते हैं वो लंबे होते हैं और एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस भी लंबे होते हैं। और इसलिए ऐसे कंपनीज में ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए एक सस्टेन्ड ऑर्डर इनफ्लो होना बहुत ही जरूरी होता है। और उसके अलावा अभी तक जो हम कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख रहे थे वहां पर कंपनी ये भी बताता है कि ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स कंपनी जो है वो अबाउट 20 to 25% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ कंपनी ये भी बोलता है कि वो अबाउट एबिटा मार्जिन ऑफ 35 to 40% भी मेंटेन कर सकता है इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026। एंड ऑफ कोर्स ये कंपनी के मैनेजमेंट के प्रोमिसेस है और कंपनी का मैनेजमेंट इन प्रोमिसेस को डिलीवर करेगा या नहीं करेगा वो हमें वेट एंड वॉच करना होगा और देखना होगा कि ये जो मैनेजमेंट है ये वॉक द टॉक वाला मैनेजमेंट है या ओनली टॉक नो एक्शन वाला मैनेजमेंट है। और उसके अलावा हमने कुछ टाइम पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जो डिस्कशन किया था, यहाँ पर आप उनके इमेजेस भी देख सकते हैं जो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। रेडार का इमेज है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इमेज है और ये कमर्शियल ऑफ द शेल्फ है। और यहाँ पर एवियोनिक्स है जिसको हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि इसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स में और ये जो ट्रेनिंग जेट्स होते हैं और जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स होते हैं, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये कम्युनिकेशन एटीई एंड सैटेलाइट्स का इमेज है। और उसके अलावा इस कंपनी में एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हो रहा है कि कंपनी जो है वो स्पेस एंड फ्यूचर डिफेंस प्रोजेक्ट्स में भी एक्सपैंड कर रहा है। और इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन के लिए जो ये प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट है उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट अबाउट 15,000 to 20,000 करोड़ के आसपास है। तो इसीलिए कंपनी स्पेस और फ्यूचर डिफेंस प्रोजेक्ट्स में एक्सपैंड कर रहा है ताकि जब ये जो नेक्स्ट वेव ऑफ डिफेंस और एरोस्पेस का स्पेंडिंग आएगा तो कंपनी उससे पहले ही अपने आप को अच्छे से पोजीशन कर पाए ताकि वो इस स्पेंडिंग के ऊपर कैपिटलाइज कर पाए। क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा कि डिफेंस, रेलवे ऐसे सेक्टर्स में स्पेंडिंग तब ज्यादा होता है जब इलेक्शंस फिर से आने के लिए 2 साल या 3 साल का टाइम रहता है। और आपने ये देखा भी होगा कि लास्ट इलेक्शन के 1-2 साल पहले किस तरीके का स्पेंडिंग वेव
रेलवेज में और डिफेंस में और बाकी पीएसयू सेक्टर्स में आया था। और उसके बाद अगर हम कंपनी के कुछ नंबर्स देखें तो प्रेजेंटली इसका जो पी रेशियो है वो अबाउट 60.3 के आसपास है और डिफेंस इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो अबाउट 57.8 के आसपास है। एंड ऑल्सो कंपनी जो है वो डेट फ्री है और कुछ हद तक कैश रिच है, अबाउट 73 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट्स है और अबाउट 5.81 करोड़ का डेट है। और उसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो 2021 में कंपनी का सेल्स अबाउट 224 करोड़ के आसपास था, जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ग्रो होकर 920 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। एंड ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो अबाउट 32% के आसपास है। लास्ट 5 इयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 35% के आसपास और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो सेल्स ग्रोथ हुआ है वो अबाउट 78% के आसपास है। एंड सिमिलरली अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो 2021 में कंपनी के प्रॉफिट्स अबाउट 56 करोड़ के आसपास थे, जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़ के अबाउट 223 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 इयर्स में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अबाउट 59% है, लास्ट 3 इयर्स में अबाउट 32% और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट ग्रोथ अबाउट 26% के आसपास है। और यहां पर एक जायद सा सवाल यह आएगा कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 78% है और प्रॉफिट ग्रोथ इतना कम क्यों है? उसका जवाब आपको मिलेगा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 2021 से अप टू 2024 तक अबाउट 41%, 45%, 38%, 43% के आसपास था, जो 2025 में रिड्यूस होकर 39% हो गया और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये रिड्यूस होकर 33% हो गया है। तो एक नजर आपको कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर भी रखना है, यानी आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स फिर से रिकवर होते हैं या नहीं है, क्या ये वन टाइम इंस्टेंस था या आने वाले टाइम में ऐसे और भी लोअर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखने को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, दैट यू हैव टू वेट एंड वॉच। और उसके बाद अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में प्रमोटर्स ने ना बेचा है ना खरीदा है, प्रमोटर्स जहां पर है वहीं का वहीं है। और यहां पर एफएस का होल्डिंग 14.05% से कम होकर 11.4% हुआ है और डीएस ने थोड़ा बहुत खरीदा है, जिसकी वजह से इनका होल्डिंग 8.84% से बढ़ के 9.79% हुआ है। और वही अगर आप पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का होल्डिंग 34.7% से बढ़ के 36.39% हुआ है, यानी पब्लिक के पास भी कुछ शेयर्स आए हैं। और उसके बाद फाइनली अगर आप टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो ये जो येलो कलर का लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है। और यूजुअली मार्केट में एक ब्रॉडर बिलीफ ये है कि अगर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो उसको बुलिश सेंटिमेंट बोला जाता है या अप ट्रेंड बोला जाता है। और वही अगर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आता है तो उसके बाद उसको बेरिश सेंटिमेंट बोला जाता है या डाउन ट्रेंड बोला जाता है। तो इसके हिसाब से अभी अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आ चुका है, यानी अभी ये काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड में है। और अगर आप ब्रॉडर लेवल पे मार्केट में देखेंगे तो इन्वेस्टर्स अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कैसे हैंडल करते हैं, जब भी प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तब इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बेचने में या प्रॉफिट बुक करने में जल्दबाजी नहीं करते हैं, वो आराम से वेट करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मान लीजिए कुछ इन्वेस्टर्स को मार्केट में एंट्री लेना है या कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में खरीदारी करना है तो यूजुअली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, तो आराम से वेट करते हैं, प्राइस को गिरने देते हैं, करेक्ट होने देते हैं। और जब एक अच्छा खासा करेक्शन हो जाता है और एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे बॉटम बनता नजर आता है तब वो पर्टिकुलर मार्केट की कंडीशंस में या पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स में एंटर करने के लिए प्लान करते हैं। तो इस तरीके से ब्रॉडर लेवल पे इन्वेस्टर्स जो है वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को मैनेज करते हैं। और इस चार्ट में अगर हम कुछ और चीजें देखना चाहे तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इस लेवल पे कुछ रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, क्योंकि प्राइस ऊपर बढ़ा तो इसी लेवल पे प्राइस को रोका गया ऊपर जाने से, प्राइस फिर से गिरा और फिर से गिरने के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन ने सपोर्ट दिया, यहां पर सपोर्ट लेके फिर से प्राइस बाउंस हुआ और उसके बाद फिर से इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से प्राइस टच करके ऊपर नहीं जाता है बल्कि यहां से रिवर्स होके नीचे आता है और अभी प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है। और मान लीजिए आने वाले टाइम में अगर प्राइस फिर से 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर आता है और उसके बाद ऊपर जाने लगता है तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बिकॉज ऑलरेडी यहां पर 2 बार प्राइस को रेजिस्टेंस मिल चुका है। और उसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि प्राइस जब भी गिरा है, यानी पिछले बार अगर आप देखेंगे तो यहां पर गिरा था, यहां पर गिरा था, यहां पर गिरा था, तो इसी लेवल पे इसको सपोर्ट मिला था और अभी प्राइस इसी सपोर्ट लेवल को फिर से अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर नीचे सपोर्ट है और अभी देखना होगा कि यहाँ पर सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ से ये सपोर्ट को ब्रेक करके और भी नीचे जाता है या सपोर्ट से बाउंस बैक करके फिर से रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है। दैट विल हैव टू वेट एंड वॉच। तो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बूट कैंप का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाके चेक कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।